जब सुबह आपका अलार्म बजता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या यह आने वाले दिन के लिए एक्साइटमेंट है, एक मकसद की फीलिंग जो आपको बिस्तर से उठा देती है, या फिर वही जानी पहचानी बस काम चलाने की फीलिंग, एक और दिन, वही रूटीन? ट्रस्ट मी, हम सभी इस सिचुएशन से गुजरे हैं। सुबह उठो, काम करो, खाओ, सो जाओ और फिर से वही करो। इस साइकिल में फंसना आसान है। आपके पास एक बढ़िया जॉब हो सकती है, एक अच्छी लाइफ हो सकती है, लेकिन कभी कभी आप खुद से पूछते हैं, क्या बस इतना ही है? क्या मेरी लाइफ में बस यही सब है? यह सवाल कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि आप कुछ और, कुछ गहरा, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको सच में जिंदा महसूस कराए। इसे इस तरह सोचिए, हर दिन एक नया एडवेंचर है, एक नया टास्क है, एक नई चुनौती है। रोडीज में हम पेट में उस आग को ढूंढते हैं, वह चिंगारी जो कहती है, मैं यहाँ जीतने आया हूँ, मैं अपनी लिमिट्स को पुश करने आया हूँ। लेकिन लाइफ सिर्फ एक बड़ा टास्क नहीं है, ये छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटे छोटे चॉइसेस और छोटे छोटे एक्शंस की एक सीरीज है। क्या होगा अगर आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी वही आग मिल जाए? क्या होगा अगर आपके पास इतना पावरफुल रीजन हो कि आप बिस्तर से कूदने और शुरू करने का इंतजार न कर सकें? ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा पर्पस ढूंढने के बारे में है जो आपको ड्राइव करता है, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ आपका है, और एक ऐसी खुशी जो अंदर से आती है, न कि बाहर की वैलिडेशन या एक सिंगल टास्क जीतने से। हम में से बहुत से लोग सक्सेस, पैसा या फेम के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचकर कि ये चीजें हमें खुशी देंगी। हम उस रास्ते पर चलते हैं जो समाज हमें बताता है कि सही है। हम खूब पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, एक सिक्योर जॉब ढूंढते हैं और कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ते हैं। लेकिन इस रास्ते में हम अपना एक हिस्सा खो सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि बचपन में हमें सच में क्या करना पसंद था, हम किस चीज के प्रति पैशनेट थे, इससे पहले कि दुनिया ने हमें बताया कि हमें किस चीज के प्रति पैशनेट। असली जर्नी, अल्टीमेट टास्क, उस अंदर की आवाज से, उस ऑथेंटिक सेल्फ से फिर से जुड़ना है। ये खुद से मुश्किल सवाल पूछने और ईमानदार जवाब सुनने की हिम्मत ढूंढने के बारे में है, भले ही वे आपको डराएं। मकसद की तलाश की यह फीलिंग यूनिवर्सल है, ये एक ह्यूमन नीड है। हम सभी यह महसूस करना चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व मायने रखता है, कि हम दुनिया में कुछ योगदान दे रहे हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यहीं पर जापान का एक पावरफुल पुराना कॉन्सेप्ट काम आता है। ये एक ऐसा शब्द है जो सिंपल लग सकता है, लेकिन एक लंबी, खुशहाल और मीनिंगफुल लाइफ की कुंजी रखता है। ये एक ऐसा शब्द है जिसने सदियों से लोगों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें उनके होने का कारण ढूंढने में मदद की है। इस सीक्रेट को इकिगाई कहते हैं, और यह आपके जीवन, आपके काम और आपकी खुशी को देखने का तरीका बदलने वाला है। तो क्या आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर यह जादुई शब्द इकिगाई क्या है? चलो इसे समझते हैं। जापानी में इकी का मतलब है जीवन और गाय का मतलब है मूल्य या वर्थ। तो इकिगाई का शाब्दिक अर्थ है होने का कारण या जीवन का मूल्य। ये आपके जीने का कारण है, वह चीज जो आपको हर सुबह एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ बिस्तर से कूदने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ आपकी जॉब या आपके शौकों के बारे में नहीं है, ये वह स्वीट स्पॉट है जहां आपका पैशन, आपका मिशन, आपका वोकेशन और आपका प्रोफेशन सब एक साथ आते हैं। ये वह एक चीज है जो आपके जीवन को अर्थ, दिशा और गहरी संतुष्टि की भावना देती है। यह आपका पर्सनल नॉर्थ स्टार है जो आपको जीवन की चुनौतियों से पार पाने में गाइड करता है। इकिगाई का कॉन्सेप्ट जापान के ओकिनावा नाम की जगह से फेमस हुआ। इस आइलैंड को ब्लू जॉन के फॉर्म में जाना जाता है, दुनिया की उन जगहों में से एक जहां लोग सबसे लंबे, सबसे हेल्दी और सबसे खुशहाल जीवन जीते हैं। कई ओकिनावन 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और वे सिर्फ लंबा नहीं जी रहे हैं, वे अच्छा जीवन जी रहे हैं। वे एक्टिव हैं, एंगेज्ड हैं और एनर्जी से भरपूर हैं। जब रिसर्चर्स ने उनसे उनके सीक्रेट के बारे में पूछा तो उनमें से कई ने अपने इकिगाई के बारे में बात की। एक व्यक्ति के लिए यह अपने बगीचे की देखभाल करना हो सकता है, दूसरे के लिए यह पॉटरी बनाना हो सकता है,
एक परदादी के लिए यह अपने परपोतों की देखभाल करना हो सकता है। उनका इकिगाई कोई बड़ा, दुनिया बदलने वाला एम्बिशन नहीं था। ये एक सिंपल, रोजमर्रा का पर्पस था जो उन्हें खुशी देता था। यही इकिगाई की खूबसूरती है। यह हमें सिखाता है कि पर्पस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। यह अरबपति बनने या फेमस सेलिब्रिटी बनने के बारे में नहीं है। हालांकि अगर वही आपकी सच्ची पुकार है तो हो सकता है। ज्यादातर इकिगाई उन छोटी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में पाया जाता है जो आपको संतुष्टि का एहसास कराती है और आपको अपने समुदाय से जोड़ती है। यह उपयोगी होने का एहसास है, एक भूमिका निभाने का और दूसरों की भलाई में योगदान करने का। ओकिनावा के लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द नहीं है। वे जब तक कर सकते हैं तब तक वही करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, क्योंकि उनका काम कोई बोझ नहीं है। यह उनकी खुशी है, उनका पर्पस है, उनका इकिगाई है। इकिगाई को समझना एक छिपे हुए खजाने का नक्शा पाने जैसा है, और वह खजाना आपकी अपनी खुशी है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको यह जानने में मदद करता है कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। यह आपको अंदर देखने और यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किस चीज के लिए पेमेंट मिल सकती है। इन सब का एक अनोखा इंटरसेक्शन। अपना इकिगाई ढूंढना आत्म खोज की एक यात्रा है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको रातों रात मिल जाए। इसमें धैर्य, आत्मनिरीक्षण और खुद के साथ ईमानदार होने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन एक बार जब आप अपने इकिगाई को ध्यान में रखकर जीना शुरू कर देते हैं तो हर दिन और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए आपको अपनी लाइफ के 4 मेन एरियाज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इमेजिन करो कि 4 बड़े सर्कल्स हैं जो ओवरलैप करते हैं। आपका इकिगाई बिल्कुल सेंटर में है, जहां ये चारों सर्कल्स मिलते हैं। पहला सर्कल है जो आपको पसंद है। ये आपके पैशन के बारे में है, वो चीजें जो आप करते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलता। कौन सी एक्टिविटीज आपके दिल को खुश करती है? बचपन में आपको क्या करना पसंद था, इससे पहले कि किसी ने आपको बताया कि यह एक प्रैक्टिकल करियर चॉइस नहीं है? ये कुछ भी हो सकता है। गिटार बजाना, कहानियां लिखना, कोडिंग, पहाड़ों में हाइकिंग, अपने दोस्तों के लिए खाना बनाना या अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करना भी। ये सर्कल प्योर जॉय और उत्साह के बारे में है। ये आपकी जर्नी के लिए ईंधन है। दूसरा सर्कल है जिसमें आप अच्छे हैं। ये आपकी स्किल्स हैं, आपके टैलेंट हैं, वो चीज़ें जिनमें आपकी नेचुरल एबिलिटी है या जो आपने समय के साथ डेवलप की है। लोग हमेशा आपकी किस चीज़ के लिए तारीफ करते हैं? कौन से काम आपको आसान लगते हैं जो दूसरों को मुश्किल लगते हैं? शायद आप एक अच्छे लिसनर हैं, एक नेचुरल लीडर हैं, स्प्रेडशीट्स के साथ एक जादूगर हैं, या आपको चीज़ें ठीक करने में मज़ा आता है। यहाँ खुद के साथ ईमानदार रहना ज़रूरी है। यह दुनिया में सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं है। यह आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ को पहचानने के बारे में है। जो आपको पसंद है उसे जिसमें आप अच्छे हैं उसके साथ मिलाने से गहरी संतुष्टि मिलती है। ये उस क्राफ्ट में महारत हासिल करने जैसा है जिसके प्रति आप पैशनेट हैं। तीसरा सर्कल एक बड़ा सवाल पूछता है, दुनिया को क्या चाहिए? ये वह जगह है जहां आपका पर्पस दूसरों से जुड़ता है। ये आपके मिशन के बारे में है। आपके अनोखे पैशन और टैलेंट खुद से बड़े मकसद की कैसे सेवा कर सकते हैं। यहाँ दुनिया का मतलब पूरी पृथ्वी नहीं है। यह आपकी लोकल कम्युनिटी, आपका परिवार या लोगों का एक खास ग्रुप हो सकता है जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। क्या दुनिया को और काइंडता, बेहतर टेक्नोलॉजी, साफ सुथरे एनवायरनमेंट या और आर्ट की ज़रूरत है? जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत है तो आपको उपयोगिता और योगदान का एहसास होता है। यह आपकी पर्सनल खुशी को एक सामूहिक भलाई से जोड़ता है, जिससे आपके प्रयासों को मीनिंगफुल महसूस होता है। आखिर में चौथा सर्कल है जिसके लिए आपको पेमेंट मिल सकती है। यह आपका प्रोफेशन या वोकेशन है। चलो प्रैक्टिकल बनते हैं। हम सभी को जीने के लिए पैसा कमाना होता है। यह सर्कल खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का तरीका ढूंढने के बारे में है, जबकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकी 3 सर्कल्स के साथ अलाइन हो। जब आप जिस चीज़ में अच्छे हैं वह उस चीज़ से मिलती है जिसके लिए आपको पेमेंट मिल सकती है, तो आपके पास एक प्रोफेशन होता है।
जब आपको जो पसंद है वह दुनिया को जो चाहिए उससे मिलता है, तो आपके पास एक मिशन होता है। आपका इकिगाई इन चारों का जादुई इंटरसेक्शन है। ये तब होता है जब आपको वह करने के लिए पेमेंट मिलती है जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं और जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। यही अल्टीमेट गोल है, वह स्वीट स्पॉट जहां काम जैसा बिल्कुल नहीं लगता। अपना इकिगाई ढूंढना तो मेन है, लेकिन ओकिनावन लाइफस्टाइल जो इसे सपोर्ट करती है वह भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, ये इस बारे में है कि आप हर दिन कैसे जीते हैं। उनके सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है कभी रुकना नहीं। मैं घंटों जिम में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दिन भर हल्का लगातार मूवमेंट करने की बात कर रहा हूँ। ओकिनावा के लोग हर जगह पैदल चलते हैं, वे गार्डनिंग करते हैं, वे ट्रेडिशनल डांस प्रैक्टिस करते हैं और वे रेडियो टाइसो जैसे हल्के एक्सरसाइज करते हैं। यह लगातार लो इम्पैक्ट एक्टिविटी उनके जॉइंट्स को लचीला, उनकी मसल्स को मजबूत और उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखती है। यह मूवमेंट को अपनी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बनाने के बारे में है, न कि कोई ऐसा काम जिसे आपको जबरदस्ती करना पड़े। एक और मेन प्रिंसिपल है कभी पूरी तरह से रिटायर ना होना। जैसा कि मैंने बताया, उनकी बोली में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। वे अपनी पूरी लाइफ में अपने समुदाय में एक्टिव और एंगेज्ड रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा के लिए स्ट्रेसफुल 9 से 5 की नौकरी करते रहते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने पैशन को फॉलो करते रहते हैं और उन तरीकों से योगा दान करते हैं जिनका वे आनंद लेते हैं। एक 85 साल का व्यक्ति गांव का सबसे अच्छा कहानीकार हो सकता है, जबकि एक 90 साल का व्यक्ति युवा पीढ़ियों को ट्रेडिशनल कपड़े बुनना सिखा रहा हो सकता है। अपने दिमाग और शरीर को एक पर्पस के साथ एक्टिव रखना एक पावरफुल एंटी एजिंग सीक्रेट है। यह आपको सुबह उठने का एक कारण देता है और उस मेंटल और फिजिकल डिक्लाइन को रोकता है जो अक्सर इनएक्टिविटी के साथ आता है। स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। ओकिनावा में लाइफ धीमी गति से चलती है। लोग नेचर से जुड़ने, धूप का आनंद लेने और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए समय निकालते हैं। वे समझते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर और आत्मा के लिए जहर है। उनका एक कहावत है, इचरीबा चोड, जिसका मतलब है कि एक बार जब हम मिलते हैं तो हम भाई बहन होते हैं। यह उनकी गर्मजोशी, स्वागत करने वाली और सहयोगी सामुदायिक भावना को दर्शाता है। वे छोटी छोटी बातों को खुद पर हावी नहीं होने देते और शांत और पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों में आनंद पाते हैं। एक दोस्त के साथ एक कप चाय, सूर्यास्त देखना या समुद्र की आवाज सुनना। कृतज्ञता का यह लगातार अभ्यास उन्हें लचीला बनाए रखने में मदद करता है। शायद सबसे पावरफुल सीक्रेट उनकी गहरी सामुदायिक भावना है। ओकिनावा में लोग दोस्तों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं जिन्हें मोआई कहा जाता है। यह ग्रुप उनका दूसरा परिवार बन जाता है। वे नियमित फॉर्म से चैट करने, सलाह शेयर करने, मुश्किल समय में एक दूसरे का सपोर्ट करने और ज़रूरत पड़ने पर एक सदस्य की मदद करने के लिए अपने पैसे भी जमा करते हैं। यह सोशल सेफ्टी नेट अविश्वसनीय फॉर्म से पावरफुल है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कभी अकेला या अलग थलग महसूस न करे। यह जानना कि आपके पास एक ऐसा ट्राइब है जो आपका साथ देता है, आपको सुरक्षा और अपनेपन की गहरी भावना देता है, जो लंबी अवधि की खुशी और स्वास्थ्य के लिए फंडामेंटल है। हमारी मॉडर्न, अक्सर डिस्कनेक्टेड दुनिया में अपना खुद का मोआई बनाना पहले से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप कभी किसी काम में इतने खो गए हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चला? आपकी चिंताएं बस पिघल जाती हैं, आप खाना भूल जाते हैं और ईमानदारी से कहूं तो आपके आसपास की दुनिया गायब हो जाती है। आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं, जो आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। इस जादुई अवस्था को फ्लो कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट जिसे साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिसेंट-मिहाली ने पहचाना था। यह जोन में होने का एहसास है। ओकिनावा के लोग फ्लो हासिल करने में माहिर हैं, चाहे वे क्राफ्टिंग कर रहे हों, गार्डनिंग कर रहे हों या मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे हों। वे अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। गहरे आनंद की यह अवस्था खुशी का सीधा रास्ता है।
और इकिगाई से करीब से जुड़ी हुई है। फ्लो की अवस्था हासिल करना कुछ आसान करने के बारे में नहीं है। दरअसल यह तब होता है जब आप एक ऐसी चुनौती से निपट रहे होते हैं जो आपके मौजूदा स्किल लेवल से थोड़ी ऊपर होती है। यह इतना मुश्किल होना चाहिए कि आपको एंगेज्ड रखे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं और छोड़ना चाहें। यह वह परफेक्ट बैलेंस है। वीडियो गेम खेलने, गिटार पर नया गाना सीखने या यहाँ तक कि एक मुश्किल वर्कआउट के बारे में सोचें। जब आप चुनौती को पार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके दिमाग में चिंता या आत्मसंदेह के लिए जगह नहीं होती है। यहीं पर आप ग्रोथ का अनुभव करते हैं और प्रक्रिया खुद ही इनाम बन जाती है। तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा फ्लो कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले उन एक्टिविटीज को पहचानें जो आपको पसंद है और जो आपको चुनौती भी देती है। फिर सभी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें। अपने फोन को साइलेंट पर रखें। अपने कंप्यूटर पर जरूरत से ज्यादा टैब्स बंद करें और एक शांत जगह ढूंढें जहां आप कंसंट्रेट कर सकें। उस सेशन में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए एक क्लियर गोल सेट करें। उदाहरण के लिए, सिर्फ गिटार बजाने के बजाय आपका गोल यह हो सकता है कि इस नए गाने का पहला वर्स सीखो। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने से आपका ध्यान केंद्रित रहता है और आपको प्रोग्रेस का एक क्लियर माप मिलता है, जो ईमानदारी से कहूँ तो अविश्वसनीय फॉर्म से मोटिवेटिंग और सेटिस्फाइंग है। आप जितना ज्यादा फ्लो का अनुभव करेंगे उतने ही खुश रहेंगे। यह अवस्था सिर्फ आर्टिस्ट्स या एथलीट्स के लिए नहीं है। आप इसे लगभग किसी भी एक्टिविटी में पा सकते हैं। एक प्रोग्रामर एलिगेंट कोड लिखने में फ्लो पा सकता है, एक शेफ एक नई डिश बनाने में फ्लो पा सकता है और एक टीचर एक एंगेजिंग लेसन प्लान डिजाइन करने में फ्लो पा सकता है। मुख्य बात, एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। मल्टीटास्किंग फ्लो का दुश्मन है। इस गहरे माइंडफुल कंसंट्रेशन का अभ्यास करके आप न केवल ज्यादा प्रोडक्टिव और स्किल्ड बन रहे हैं, बल्कि आप अपने दिमाग को प्रक्रिया में खुशी ढूंढना भी सिखा रहे हैं, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम में। यह आपके इकिगाई को जीने का एक मुख्य हिस्सा है। ओकिनावा का डाइट उनकी लंबी और हेल्दी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। यह कैलोरी गिनने या स्ट्रिक्ट डाइट्स के बारे में नहीं है। ये कुछ सिंपल, पावरफुल प्रिंसिपल्स के बारे में है। इनमें से सबसे फेमस है हारा हाचिबू। ये एक कन्फ्यूशियस टीचिंग है जो लोगों को सिर्फ 80% पेट भरने तक खाने की सलाह देती है। दरअसल हमारे दिमाग को यह रजिस्टर करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं कि हमारा पेट भर गया है। इसलिए जब हम 80% पेट भरकर रुक जाते हैं तो हम ज्यादा खाने से बचते हैं। ये सिंपल आदत मोटापे को रोकती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर तनाव कम करती है, जो लंबी हेल्दी लाइफ में योगदान करती है। ये माइंडफुल ईटिंग का एक अभ्यास है, अपने शरीर के संकेतों को सुनने का, बजाय सिर्फ प्लेट खाली होने तक खाने के। ओकिनावा का डाइट भी ज्यादातर प्लांट बेस्ड है। वे तरह तरह की सब्जियां खाते हैं, खासकर शकरकंद, जो सदियों से उनका मुख्य भोजन था। वे बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां, सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और मिसो और विभिन्न प्रकार की बीची शैवाल भी खाते हैं। उनकी प्लेटें रंगीन होती हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की एक विस्तृत वैरायटी मिल रही है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर की पर्सनल सिक्योरिटी टीम की तरह होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से लड़ते हैं, जो उम्र बढ़ने और बीमारियों का कारण बनते हैं। मीट, खासकर रेड मीट, बहुत कम खाते हैं, आमतौर पर केवल खास मौकों पर और कम मात्रा में। उनके प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स प्लांट्स और फिश से आता है। उनके डाइट का एक और मेन एस्पेक्ट वैरायटी और मॉडरेशन है। वे कई अलग अलग चीज़ों का थोड़ा थोड़ा खाते हैं। एक टिपिकल ओकिनावन मील में कई अलग अलग डिशेस के छोटे पोर्शंस शामिल हो सकते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स का एक बड़ा स्पेक्ट्रम सुनिश्चित होता है। वे चीनी, नमक और प्रोसेस्ड फूड्स का भी बहुत कम सेवन करते हैं। उनकी मिठास फल और सब्जियों से आती है, न कि रिफाइंड शुगर से, जो सूजन और एनर्जी क्रैश का कारण बनती है। वे बहुत सारी चाय पीते हैं, खासकर जैस्मीन चाय, जो अपने हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर होती है। ये खाने का एक सिंपल, क्लीन और नेचुरल तरीका है, जो शरीर को अंदर से पोषण देता है, जिससे वे बुढ़ापे तक दुबले और एनर्जेटिक रहते हैं।
इन प्रिंसिपल्स को अपनाने के लिए आपको ओकिनावा जाने की जरूरत नहीं है। अपने भोजन में हारा हाचिबू को शामिल करने की कोशिश करके शुरुआत करें। धीरे धीरे खाएं, हर निवाले का स्वाद लें और अपने शरीर के पेट भरने के संकेतों पर ध्यान दें। अपनी प्लेट में और ज्यादा रंगीन सब्जियां जोड़ने की कोशिश करें। हर दिन इंद्रधनुष का लक्ष्य रखें। हफ्ते में कुछ बार मीट हैवी मील को प्लांट बेस्ड मील से बदलें। मीठे पेय पदार्थों और स्नैक्स का सेवन कम करें। अपने डाइट में छोटे लगातार बदलाव आपके एनर्जी लेवल, आपके मूड और आपके लंबे समय तक के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये कोई डाइट नहीं है, ये एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। हमारी तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर एक्सरसाइज को कुछ एक्सट्रीम चीज मानते हैं। हम जिम में ग्रूलिंग सेशंस, भारी वजन उठाना या मैराथन रेस ना सोचते हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए जापानी अप्रोच, खासकर लंबे समय तक जीवित रहने वाले ओकिनावंस के बीच, बहुत ज्यादा जेंटल है और रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा इंटीग्रेटेड है। वे एक्सरसाइज नहीं करते, वे बस मूव करते हैं। उनका सीक्रेट है लगातार लो इंटेंसिटी मूवमेंट, सुबह उठने से लेकर सोने तक। ये बाजार तक पैदल चलना, अपने बगीचे की देखभाल करना, घर का काम करना या दोस्तों से मिलना हो सकता है। यह लगातार गति उनके शरीर को लचीला और उनके एनर्जी लेवल को दिन भर स्थिर रखती है। इस फिलॉसफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रेडियो टाइसो। ये हल्के कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज हैं जिन्हें दशकों से जापानी रेडियो और टेलीविजन पर हर सुबह प्रसारित किया जाता रहा है। लाखों लोग, स्कूली बच्चों से लेकर ऑफिस वर्कर्स तक और सीनियर सिटीजन्स तक इन सिंपल गाइडेड मूवमेंट्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज को शरीर को वार्म अप करने, लचीलेपन में सुधार करने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक 5 मिनट का रूटीन है जो हर जॉइंट और मसल को धीरे धीरे हिलाने पर केंद्रित है। ये शरीर और दिमाग को एक साथ जगाने का एक तरीका है जिससे बाकी दिन के लिए एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक टोन सेट होती है। यह एक कम्युनल एक्टिविटी है जो एक्टिव रहना आसान और मज़ेदार बनाती है। यह अप्रोच ब्रूट स्ट्रेंथ की बजाय मोबिलिटी पर जोर देती है। लक्ष्य बड़े मसल्स बनाना नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ अपने जॉइंट्स में मोशन की पूरी रेंज बनाए रखना है। इसके बारे में सोचें। अगर आप बिना कराहट के अपने जूते बांधने के लिए झुक नहीं सकते, तो भारी बारबेल उठाने में सक्षम होने का क्या फायदा? ओकिनावंस ट्रेडिशनल डांस और लाइट मार्शल आर्ट्स जैसी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और लचीलेपन को बढ़ावा देती है। यह गिरने और चोटों को रोकता है, जो बड़े वयस्कों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। फंक्शनल फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करके वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपनी पूरी लाइफ इंडिपेंडेंटली और एक्टिवली जी सकें। आप इस मानसिकता को आसानी से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है, तो खुद को जबरदस्ती करने के बजाय ऐसे मूवमेंट के तरीके ढूंढें जिनका आप सच में आनंद लेते हैं। शायद यह अपने लिविंग रूम में अपने पसंदीदा संगीत पर नाचना, पार्क में तेज चलना, साइकिल चलाना या योग का अभ्यास करना हो सकता है। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में ज्यादा मूवमेंट को शामिल करने की कोशिश करें। एलिवेटर के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। छोटे मोटे कामों के लिए पैदल चलें या साइकिल चलाएं। अगर आपकी डेस्क जॉब है तो हर घंटे उठकर स्ट्रेच करें। मुख्य बात कंसिस्टेंसी है। हर दिन थोड़ा मूवमेंट हफ्ते में एक बार एक इंटेंस वर्कआउट से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। ओकिनावा में खुशी और लंबी उम्र के सबसे गहरे रहस्यों में से एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर अपने व्यक्तिगत समाज में नजरअंदाज कर देते हैं। समुदाय की शक्ति। उनकी एक परंपरा है जिसे मोआई कहते हैं, जो छोटे समर्पित सोशल ग्रुप्स होते हैं जो बचपन में बनते हैं और जीवन भर चलते हैं। एक मोआई सिर्फ दोस्तों का एक ग्रुप नहीं है, ये एक दूसरा परिवार है। ये ग्रुप अपने सदस्यों को उनके पूरे जीवन में भावनात्मक, सामाजिक और यहाँ तक कि आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वे नियमित फॉर्म से चैट करने, भोजन शेयर करने, गेम खेलने और बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने के लिए मिलते हैं। यह परंपरा सुनिश्चित करती है कि कोई भी जीवन की चुनौतियों का अकेले सामना न करे। एक मोआई के लाभ बहुत ज्यादा हैं। एक ऐसी दुनिया में
जहां अकेलापन एक महामारी बनता जा रहा है, एक समर्पित सपोर्ट सिस्टम होना एक पावरफुल एंटीडोट है। ये जानना कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी सच में परवाह करते हैं, जो आपकी सफलताओं का जश्न मनाएंगे और आपकी असफलताओं के दौरान आपका समर्थन करेंगे, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की एक अविश्वसनीय भावना प्रदान करता है। यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करता है। नियमित सामाजिक संपर्क उनके दिमाग को तेज और व्यस्त भी रखता है। आर्थिक पहलू भी अनोखा है। सदस्य एक कॉमन फंड में थोड़ी राशि का योगदान करते हैं, जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर किसी सदस्य की मदद के लिए किया जा सकता है, चाहे वह मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो, एक नए व्यवसाय के लिए हो या पारिवारिक सेलिब्रेशन के लिए हो। एक और खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट जो लचीलेपन में योगदान देता है वह है वाबी साबी। वाबी साबी यह इम्परफेक्टता और क्षण भंगुरता में सुंदरता खोजने की कला है। पूर्णता, दोष रहित सेल्फीज और लगातार उपलब्धि के प्रति जुनूनी दुनिया में वाबी साबी हमें चीजों को वैसे ही अपनाने सिखाता है जैसे वे हैं। यह टूटे हुए बर्तन, मौसम से प्रभावित लकड़ी और असममित फॉर्म का जश्न मनाता है। हमारे जीवन पर लागू होने पर इसका मतलब है अपनी खामियों, अपनी गलतियों और अपनी अपूर्ण यात्रा को स्वीकार करना। ये परफेक्ट होने के दबाव को छोड़ना और अपने प्रामाणिक, अव्यवस्थित, मानवीय स्वयं में शांति और सुंदरता खोजना है। यह मानसिकता आत्म आलोचना को कम करती है और खुद के साथ एक जेंटल, दयालु रिश्ता बनाती है। फ्लेक्सिबलपन बनाना एक मसल को ट्रेन करने जैसा है। आप जितना ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, उतना ही मजबूत होता जाता है। वाबी साबी और एक मुआई का समर्थन कुछ ऐसा बनाने में मदद करता है जिसे कुछ लोग एंटी फ्रैगिलिटी कहते हैं। सेटबैक्स से सिर्फ वापस उछलने की नहीं, बल्कि उनसे वास्तव में मजबूत होने की क्षमता। जब आप गिरते हैं तो आप कुछ सीखते हैं। जब आप एक चुनौती का सामना करते हैं तो आप बढ़ते हैं। आपके ट्राइब का समर्थन आपको जोखिम लेने की हिम्मत देता है और वाबी साबी की फिलॉसफी आपको असफल होने पर खुद के प्रति दयालु होने की अनुमति देती है। साथ में वे एक लचीले और खुशहाल जीवन के लिए एक पावरफुल फाउंडेशन बनाते हैं। अपना खुद का मुआई बनाने या वाबी साबी का अभ्यास करने के लिए आपको जापान में रहने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों तक पहुंचने और उन्हें संवारने और खुद के प्रति थोड़ा और दयालु होने से शुरू होता है। अपना इकिगाई ढूंढना और जीना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, न कि कोई मंजिल। ये एक कंपास है जो आपके रोजमर्रा के फैसलों को गाइड करता है। आपको अपने रास्ते पर मदद करने के लिए यहाँ ओकिनावन सेंटेनारियंस की बुद्धिमत्ता से प्रेरित 10 सिंपल नियम दिए गए हैं। पहला, एक्टिव रहें, रिटायर ना हो। जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, उसे तब तक करते रहें जब तक आप कर सकते हैं। आपका पर्पस आपको जवान रखेगा। दूसरा, धीरे धीरे चलें। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। जब आप जल्दबाजी को छोड़ देते हैं तो जीवन और समय का एक नया अर्थ होता है। धीमे हो जाएं और पलों का स्वाद लें। ये तनाव को कम करने में मदद करता है और जीवन के प्रति आपकी सराहना को बढ़ाता है। तीसरा, 80% नियम का पालन करें। अपना पेट न भरें। हारा हचिबू का सिद्धांत मुख्य है। अपनी भूख से थोड़ा कम खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको लंबे समय तक ज्यादा एनर्जी मिलेगी। चौथा, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। आपका मोआई, आपका ट्राइब, आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। वे खुश दिल के लिए सबसे अच्छी दवा है। अच्छे समय को शेयर करते हैं और बुरे समय में आपकी मदद करते हैं। इन रिश्तों को संवारें क्योंकि ये आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। ये इमोशनल वेलबीइंग का सीक्रेट है। पांचवां, अपने अगले बर्थडे के लिए शेप में आएं। आपका शरीर जीवन की यात्रा के लिए आपका साथी है। इसे अच्छी वर्किंग ऑर्डर में रखें। चलना या रेडियो टाइसो जैसे लगातार जेंटल मूवमेंट कमाल करते हैं। इसे पानी दें, इसकी देखभाल करें और यह आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। छठा, मुस्कुराएं। एक खुश मिजाज रवैया न केवल संक्रामक होता है बल्कि आराम देने वाला भी होता है। ये आपको दोस्त बनाने और चीज़ों के उज्जवल पक्ष को देखने में मदद करता है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करें, लेकिन ये भूलें नहीं कि क्या अच्छा है। एक सिंपल मुस्कान आपका पूरा दिन और आपके आसपास के लोगों का दिन बदल सकती है। सातवां, नेचर से फिर से जुड़ें।
हम प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बनने के लिए बने हैं। जंगल, समुद्र तट या पार्क में जाने के लिए समय निकालें। नेचर आपकी आत्मा को रिचार्ज करती है और आपको एनर्जी से भर देती है। 8वां, धन्यवाद दें। अपने दोस्तों, अपने परिवार, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिस भोजन को आप खाते हैं और इस सिंपल फैक्ट के लिए आभारी रहें कि आप आज जीवित हैं। कृतज्ञता आपके ध्यान को उस चीज़ से हटा देती है जिसकी आपके पास कमी है और उस चीज़ पर केंद्रित करती है जो आपके पास है। 9वां, पल में जी। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य से डरना बंद करें। आपके पास जो कुछ भी है वह आज है, इसे याद रखने लायक बनाएं। और आखिर में 10वां, अपने इकिगाई का पालन करें। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ढूंढा है तो आपका मिशन इसे ढूंढना शुरू करना है। आपके अंदर एक पैशन है, एक अनोखा टैलेंट जो आपके दिनों को अर्थ देता है। इसे ढूंढें।